गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा शर्मा स्मार्ट स्टडी की इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, भारत की राज व्यवस्था। ठीक है, भारत की राज व्यवस्था में हमने जो हमारा पहला टॉपिक शुरू किया था वो किया था भारत का संविधान। और भारत के संविधान के लिए जो हमने निर्माण की प्रक्रिया देखी थी वो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, किस किसने सुझाव दिए थे, प्रथम मांग किसने रखी थी। ठीक है, कांग्रेस ने क्या क्या प्रयास किए थे संविधान को बनाने के लिए, संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था, सीटें कितनी चुनी गई थी, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, इन सब के बारे में हम पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके साथ ही भारतीय संविधान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने देख लिए थे। जैसे कि हमने नेशनल एंथम कब अपनाया था, नेशनल सॉन्ग कब अपनाया था, आपका नेशनल जो फ्लैग है वो कब अपनाया गया था, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, लिपिकार कौन थे, किस किसने हिंदी में लिखा था और किसने इंग्लिश में लिखा था, ये सारी चीज हम देख चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा हमारी प्रस्तावना, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रिएम्बल। हिंदी में कहते हैं इसको प्रस्तावना। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि भारतीय संविधान को जब हम शॉर्ट फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहोगे, समरी, तो वो आपकी प्रिएम्बल। ठीक है, प्रिएम्बल को पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि संविधान का नेचर क्या है, किस किस टाइप की चीजें हमने हमारे संविधान में रखी है। ठीक है, ये नेचर है एक तरीके से, जैसे कि N.A. पालकीवाला साहब ने कहा था कि भारत का जो प्रिएम्बल है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है भारतीय संविधान का। ठीक है, तो आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का या भारतीय संविधान का परिचय पत्र। भारतीय संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को किसने कहा था, ये बात याद रखना। इन पर्सनैलिटी का नाम इंपॉर्टेंट है। कौन है ये पर्सनैलिटी, ये है आपके N.A. पालकीवाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ध्यान रखना। परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को। ठीक है, उसके अलावा देखो हमने डिस्कस करा था कि हमने हमारी संविधान की काफी सारी चीज बोरो की है अलग अलग देशों के संविधान से। ठीक है, बोरो उधार लेना। अब ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, देखो पूरे विश्व में प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, अमेरिका ने जब अपना संविधान बनाया था तो सर्वप्रथम अमेरिका ने ही प्रस्तावना नाम का कॉन्सेप्ट रखा था अपने संविधान में। यही प्रस्तावना को हमने यहाँ से लिया है यूएसए से। यूएसए को देखकर ही और भी लोग, और भी जो देश है उन्होंने भी अपने संविधान के आगे प्रस्तावना को ऐड किया। और हमने भी कहां से लिया ये कॉन्सेप्ट, ये हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए was the first country who adopted the preamble। ठीक है, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रिएम्बल क्या है, आपके पूरे संविधान का एक परिचय पत्र है, एक छोटा रूप है आपके संविधान में क्या क्या चीजें हमने डाली है उस संविधान के बारे में बताया गया। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रिएम्बल पे। ये रहा प्रिएम्बल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। गौर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग वो एक सेकेंड, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, ये important words है जो आपके हाईलाइट किए हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
ठीक है, ये क्या है, ये हमारी विशेषताएं हैं संविधान की कि हमने संविधान में इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। क्या क्या चीजें हैं, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे जो वर्ड है इनको अपन को डिटेल में समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, जस्टिस, कौन कौन से जस्टिस, 3 टाइप्स के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम प्रदान करवाते हैं हमारे समस्त नागरिकों को। ठीक है, लिबर्टी, स्वतंत्रता है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, किस किस की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमने दी गई है। इक्वलिटी देख लेते हैं पहले। इक्वलिटी किस चीज की है, स्टेटस, प्रतिष्ठा की और अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता दी गई, सबको समान रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और समान रूप से आपको अवसर मिलेंगे। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये इंटीग्रिटी जो वर्ड है इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये बाद में संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, फ्रेटर्निटी यानी कि देश में भाईचारे को बढ़ाने की बात हो रही है। ओके, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका 26 नवंबर 1949 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डेट को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना लिया था इसको। ठीक है, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। दोबारा से एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता, फ्रेटर्निटी, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। सीधी सिंपल बात है, संविधान बन के रेडी हो चुका है, उसको हमने अपना लिया है। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। अब इसमें कुछ आपको चीजें देखनी है। ठीक है, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कौन कौन सी चीजें हैं वो 4? पहली देखो, शक्ति का माध्यम, सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर, हमारा जो संविधान है वो अपनी शक्ति कहां से ग्रहण करता है, ये वाली चीज। दूसरे नंबर पे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का नेचर क्या है, संविधान की प्रकृति, ये हमको प्रस्तावना से पता लगती है। ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आगे देखो हमको क्या देखनी है, नेचर हो गया, कौन कौन से, चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पावर ऑफ सोर्स, पावर कहां से मिलती है संविधान को, पावर आपको मिल रही है, स्टार्टिंग में देखो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, किससे पावर मिल रही है, हम भारत के लोगों से पावर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ पावर भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान की प्रकृति, नेचर क्या है संविधान का, तो देखो नेचर देखते हैं। नेचर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप संप्रभुता बोल सकते हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड याद रखना। ठीक है, यही हमारे संविधान का नेचर है। कौन कौन से, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो, संप्रभुता, सोवरेनिटी, ठीक है, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
और कौन सी चीज थी? लोकतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, क्या क्या हो गया? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। ये हमारे संविधान का नेचर हो गया कि हमारे संविधान में ये वाली चीजें पाई जाती है और ये हमारे देश के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये वाली चीजें हमसे नहीं छीनी जा सकती। भारत संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है और एक गणतंत्र राज्य है। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पर आपका देश से। ठीक है, चलिए तीसरी चीज क्या देखते हैं इसमें? थर्ड नंबर की जो चीज होती है वो है संविधान का उद्देश्य, कि उद्देश्य क्या है। और संविधान का उद्देश्य भी आपको कहां पर मिल जाएगा? आपकी प्रस्तावना में उल्लेखित मिल जाएगा। उद्देश्य क्या है? देखो पीछे चलते संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको सब मिलेगा। उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, ये उद्देश्य है आपके। कौन कौन से उद्देश्य है? इधर देखते हैं। न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता। ये हमारे उद्देश्य है कि हमको सभी को न्याय प्रदान करवाना है, सभी को स्वतंत्रता देनी है, सभी को समान रूप से अधिकार देने हैं, बंधुता बना के रखनी। ठीक है, देश में भाईचारा बना के रखना है। ये हमारे संविधान के उद्देश्य है। अभी हम इनको एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन अभी आप चार चीजें याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना से चार चीजें निकल के आती है। पहला, कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का नेचर कैसा है, ठीक है, संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, और चौथे नंबर की आती है आपकी डेट यानी कि तिथि। चौथे नंबर पे आती है तिथि। और तिथि कौन सी तिथि? जब संविधान बनके तैयार हुआ और हमने संविधान को अपनाया। ठीक है, तो ये तिथि कौन सी है? 26 नवंबर 1949। याद रखना, आपकी प्रस्तावना में कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। ये देख लीजिए, इधर हमने पढ़ा है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये वाली चार चीजें। चलिए अब एक एक करके हम इन वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है। सोवरेनिटी, ठीक है, संप्रभुता, सोवरेनिटी क्या होता है ये? अगर कोई आपसे एक वर्ड में पूछे कि इसका मतलब क्या है, संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी का, ठीक है, सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है कि हमारा देश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, भारत से ऊपर, भारत के ऊपर कोई पावर नहीं है दूसरी। ठीक है, पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो चुके हैं और हम हमारे आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या है? अब हम पे कोई और पावर काम नहीं कर रही है। सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। ठीक है, चाहे वो आपका इंटरनल डिसीजन हो या फिर एक्सटर्नल डिसीजन, तो हम फ्री हैं। ठीक है, दूसरी चीज, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, अर्थात भारत किसी का डोमिनियन नहीं है।
डोमिनियन का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। डोमिनियन का मतलब होता है कि आपको स्वराज का तो अधिकार है, आप शासन कर सकते हो, लेकिन आपको निर्णय किसके मानने पड़ेंगे, आपको निर्णय मानने पड़ेंगे आपके ऊपर जो और शक्ति बैठी हुई है उसकी, यानी कि आप स्वतंत्र नहीं। कुल मिला के बात यह है कि आपके ऊपर भी कोई शक्ति है, इसलिए आप एक डोमिनेंट राष्ट्र कहला रहे हो। ठीक है, आपको पावर्स दे दी गई है थोड़ी बहुत, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी किसी और का होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो हम एक डोमिनियन नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक है, चलो देखो, देने वाले आपको एक लॉजिक देंगे। आपके जो कॉमनवेल्थ हमने जो ज्वाइन किया था, कॉमनवेल्थ कंट्री है हमें, ठीक है, एक संगठन बनाया गया था कॉमनवेल्थ। ठीक है, यानी कि राष्ट्रमंडल बनाए गए थे, और उस कॉमनवेल्थ में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, इनमें वही कंट्री शामिल है जो अंग्रेजों से परेशान थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों की कॉलोनी रह चुकी थी, जिसमें से भारत भी एक था। ठीक है, हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया क्योंकि क्रिकेट तो हमको भी खेलना है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि जो इंग्लैंड के अधीन रह चुके हैं, वही लोग आज के टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम शामिल हुए हैं, लेकिन हम कभी भी इससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आज भी उनके अधीन है। कहा जाता है कि इंडिया एक कॉमनवेल्थ नेशन है, यानी कि आज भी वो इंग्लैंड के अधीन है कुछ मात्रा में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम शामिल जरूर है इस संगठन में, लेकिन हम अपनी मर्जी के मालिक है, हम कभी भी इससे बाहर आ सकते हैं। ओके, तो याद रखना, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है आज के टाइम पे। भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, कोई और शक्ति नहीं। ठीक है, आई होप सोवरेनिटी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि अपने बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके के निर्णय लेने के लिए भारत फ्री है। भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, और साथ ही भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी का भी डोमिनियन राज्य भारत नहीं है। ओके, ये हो गई आपकी सोवरेनिटी, संप्रभुता। ठीक, चलिए आगे हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। हाँ, तो अगला वर्ड कौन सा था हमारा, जरा देखते आते पीछे। संप्रभुता के बाद हमारा जो वर्ड था समाजवादी। ठीक है, अब देखिए समाजवादी होता क्या है, सोशलिस्ट क्या होती है चीजें। सोशलिस्ट, समाजवादी। एक टाइम आया था जब समाजवाद की लहर काफी बड़ी थी। ठीक है, रशिया के टाइम पे, जब रशिया में क्रांति हुई थी और रशिया काफी ग्रोथ कर रहा था, क्योंकि रशिया एक समाजवादी राष्ट्र है। ठीक है, कम्युनिज्म वहां पे चलता है, तो इस वजह से। ठीक है, चलो पहले आप अंतर समझो। एक तो होता है आपका समाजवादी, ठीक है, और एक होता है पूंजीवादी। इकोनॉमी जब आप पढ़ते हो तो आपको ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं। एक, कुछ लोग तो समाजवादी को अपनाते हैं और कुछ देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, पहले ये समझते हैं। समाजवादी का मतलब क्या है, समाज की भलाई के लिए कार्य करना। ठीक है, अब भलाई किस प्रकार से, इसमें उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उन पर सबका अधिकार किसका होता है, आपके गवर्नमेंट का होता है, यानी कि सरकार सरकार का उत्पादन के सभी संसाधनों पर अधिकार होता है समाजवादी राष्ट्रों में। ठीक है, वहां पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, गवर्नमेंट आपको फैक्ट्रियां मिलेंगी, गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल्स मिलेंगे, गवर्नमेंट के अंडर में ही आपको बाकी की कंपनियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो समाजवाद। ओके, पूंजीवाद का मतलब क्या है, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, है ना, यूके हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर पूंजीवाद को अपनाती है।
पूंजीवाद का मतलब क्या है, उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसका अधिकार है, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होगा, ठीक है। जो निजी उद्योग लगाए जाते हैं, निजी लोग होते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, अब ये लोग अपने प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं, ठीक है। इनको फीस ज्यादा चाहिए, इनको प्रॉफिट हो रहा है तो ये काम करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। वही बात करें जहां पर चीजें सरकार के अंडर में है, वहां पर आपको फ्री एजुकेशन भी मिलेगा, क्योंकि सरकार फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, आपको दवाइयां मुफ्त में मिलेगी, आपका इलाज मुफ्त में होगा, ठीक है। तो समाजवाद समाज के भलाई के लिए कार्य करता है, लोक कल्याण के लिए, लेकिन पूंजीवाद अपने स्वयं के लिए कार्य करता है। बट समाजवाद में कुछ कमी है, जैसे कि पूंजीवाद में है, पूंजीवाद में समाज की भलाई पे कम ध्यान दिया जाता है, वहीं समाजवाद में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन कमियां क्या है कि यहाँ पर आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाएगी आपकी। इसलिए हमने क्या किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, ठीक है। हमारा सोशलिज्म कैसा है, इसकी जो पावर होती है ना, शक्ति, मैंने अभी तक इस पे फोकस नहीं किया, अब इस पे फोकस करेंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमने अपनाया, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ पर दोनों गुण पाए जाएंगे, समाजवादी गुण भी पाए जाएंगे और पूंजीवादी गुण भी पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको प्राइवेट स्कूल्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपकी जो भारत की कंपनियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही बाहर से जो कंपनियां आएंगी वो भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाया। अब देखो सोशलिस्ट, एक टाइम पे सोशलिस्ट चला था क्योंकि समाज की भलाई के लिए कार्य किया जा रहा था, लेकिन जब ग्रोथ रुकने लगी रशिया की, चाइना जैसी कंट्रीज की, खैर चाइना तो बाद में आजाद हुआ था, बट हाँ रशिया जिसकी ग्रोथ एक टाइम पे आके रुकने लगी थी, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ ना तो पूरी तरीके से सोशलिज्म ठीक है और ना ही पूरी तरीके से पूंजीवाद, क्योंकि अमेरिका में भी आपका डिप्रेशन आ चुका था 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन आया था, ओके। तो इस वजह से, इसलिए हमने भारत ने कौन सी चीज अपनाई, भारत ने मिक्स इकोनॉमी अपनाई, भारत ने बोला हम दोनों चीजों पे काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे देश में सोशलिस्ट समाजवादी गुण है, इसलिए हमने इसको प्रेम्बल में डाला है। लेकिन याद रखना स्टार्टिंग से ये प्रेम्बल में नहीं था, ये कब ऐड किया गया था, ये वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने इसको हमारी प्रस्तावना में डाला, ठीक है। प्रस्तावना में हमने लेट डाला है, लेकिन समाजवादी गुण भारत में पहले से पाए जाते हैं, ओके। पहले से भारत समाज के प्रति काम कर रहा है। जब भारत आजाद हुआ था तो स्टार्टिंग में हमारे पास गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें ज्यादा थी, ओके, प्राइवेट सेक्टर बाद में आया है, ओके। चलिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक यानी कि सार्वजनिक प्लस प्राइवेट दोनों काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा हमने बढ़ावा दिया है, ठीक है, क्योंकि 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, हम बाहर की कंपनियों को हमारी कंट्री में आकर निवेश करने की इजाजत नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन 1991 में हमसे वो भी करवा लिया गया, हमने अपनी ये पहला लाइन शुरू की थी। तो हमने कौन सी इकोनॉमी अपनाई हुई है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन भारत का जो मूल है वहां पर आपको सोशलिज्म मिलेगा, हम जनता की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हम जनता को फ्री में दवाइयां भी देते हैं, फ्री में एजुकेशन, F1 की वैल्यू किस प्रकार से हमारा देश समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगले वर्ड पे हम चलते हैं, अगला वर्ड हमारा कौन सा था, इधर देखते हैं अगला वर्ड देखो, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, संविधान के निर्माण में भी हमने संविधान की विशेषताएं जब पढ़ी थी तो उस टाइम हमने देखा था कि भारत एक कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के संदर्भ में अगर पंथ निरपेक्ष आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि
जब आप हिंदी में प्रस्तावना को देखते हो तो पंथ निरपेक्ष ज्यादा देखने को मिलेगा, धर्मनिरपेक्ष कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है वो हमारी भारत का सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, और जो धर्मनिरपेक्ष है वो वेस्टर्न कंट्रीज के सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का, यानी कि भारत एक कैसी कंट्री है, सेक्युलर कंट्री, ओके, ठीक है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों को या सभी धर्मों का समान संरक्षण, ठीक है। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ओके। यानी हमने क्या बोला है कि भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान के बारे में सुनते हो, अफगानिस्तान के बारे में सुनते हो, ईरान, इराक, तो इनके बारे में क्या सुनते हो, इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज है। लेकिन भारत के बारे में ये नहीं कह सकते कि हिंदू कंट्री, ठीक है, क्योंकि भारत सभी धर्मों के लिए समान रूप से अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करके रखता है, यानी कि हम सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज क्या है कि सेक्युलर वर्ड भी हमारी प्रस्तावना में पहले से नहीं था और ना ही संविधान में कहीं इसको वर्णित किया गया, ठीक है। हमने जोड़ा कब, इसको ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ऐड किया गया, ठीक है। 3 वर्ड हमने ऐड किए थे, हम लास्ट में पढ़ेंगे कौन कौन से, 2 हम पढ़ चुके, एक तो सोशलिस्ट और एक सेक्युलर, ओके। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। लेकिन ऐड करने से पहले भी भारत का जो नेचर था वो धर्मनिरपेक्ष नेचर ही था, ठीक है। ऐड करने की हालांकि जरूरत नहीं थी, बट अब हमने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हमारे पास प्रस्तावना में ये वर्ड लिखा हुआ है। इट मीन्स हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है और हम इसका भनन नहीं कर सकते। बाकी नेचर में ये पहले से था, जैसे कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो ऑलरेडी वर्णन किया गया है, कहां पर, मौलिक अधिकार में, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है 25 से लेकर 28 में, ठीक है। क्या बोला गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, ठीक है। वहीं पे आपका क्लियर हो जाता है कि भारत नेचर में कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑफिशियली 1976 में भी इस वर्ड को जोड़ दिया गया, ओके। अब चलो आगे हम देखते हैं कि भारतीय तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर। भारतीय तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर, ठीक है। भारत में कैसे धर्मनिरपेक्षता है और पश्चिम में कैसे धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। अब भारत क्या बोलता है, हमने अभी डिस्कस किया, भारत क्या बोलता है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, समान संरक्षण तथा सहायता प्राप्त होगी। इसी का नतीजा है कि हम क्या करते हैं, हमारे देश में दिवाली भी अच्छे से मनाई जाती है, पूरा देश मनाता है, ईद भी मनाई जाती है, ठीक है, क्रिसमस भी मनाया जाता है। लेकिन आपकी पश्चिमी देशों में क्या होता है, पश्चिमी देशों में क्या होता है कि किसी भी धर्म को, कोई सहायता या संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।
आपका जो भी धर्म है आप अपने घर के अंदर रखो, बाहर आप किसी भी तरीके का कोई भी साइन यूज नहीं कर सकते अपने धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो अंतर याद रखना। इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है उसको पंथ निरपेक्षता नाम दिया जाता है ज्यादातर, और पश्चिमी देशों में धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब है तटस्थ हो जाना धर्म से बिल्कुल अलग है पश्चिमी राष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब है हम किसी भी एक पंथ को नहीं मानते हैं, पंथ से हम तटस्थ हैं, धर्म से तटस्थ नहीं है, ठीक है। तो हम सभी धर्मों को समान संरक्षण देंगे। वहीं पश्चिमी देश बोलते हैं कि हम किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, आपका जो भी धर्म है आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ओके, चलिए चलो, धर्मनिरपेक्ष के बाद हमारा जो अगला वर्ड है वो है आपका लोकतंत्र। हमने क्या बोला है कि हमारा जो भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतंत्र पे हमने काफी जोर दिया है। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हमने एक सिंपल सी परिभाषा बचपन से पढ़ी है, और वो क्या है कि जनता के लिए, ठीक है, जनता पर शासन, ठीक है। ये अब्राहम लिंकन जी की एक डेफिनेशन है लोकतंत्र से संबंधित, ये हमने बचपन से पढ़ी है। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जो जनता है वो अपनी सरकार खुद चुनेगी, ठीक है। उसको वोटिंग का अधिकार है, जनता जिसको चाहेगी उसको अपना चीफ चुनेगी, अध्यक्ष चुनेगी, देश का जो राजा है या देश का प्रधानमंत्री है वो चुना जाएगा जनता की सहायता से, ठीक है। ये होता है लोकतंत्र। अब डेमोक्रेसी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो प्रकार होते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। डेमोक्रेसी दो प्रकार कौन कौन से होते हैं डेमोक्रेसी के? एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने की मिलेगी स्विट्जरलैंड, सबसे बेस्ट उदाहरण है स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो जनता है उसका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है नियम कायदे कानून बनाने में। जैसे कि एक नियम होता है आपका रिकॉल का, जनता के हाथ में ये पावर होती है कि अगर आपकी सरकार काम नहीं कर रही है तो तुरंत आप गद्दी से उतार दो। वही भारत में हमको 5 साल का वेट करना पड़ता है, ठीक है, हमको अगले इलेक्शन का वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो जनता है उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है सरकार बनाने में और आपकी सरकार चलाने में, ठीक है। वही इनडायरेक्ट के आप उदाहरण ले सकते हो इंडिया, ठीक है, यूएसए ले सकते हो, यहाँ भी इनडायरेक्ट ही है, यहाँ पर भी आपके 4 साल में प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है, जनता प्रतिनिधि अपना चुनती है। अब वो प्रतिनिधि आगे जाके काम करेगा, अब वो आगे जाके काम अच्छा करे या बुरा करे उसके लिए हमको 5 साल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सबक सिखाने के लिए या फिर उसको गद्दी से उतारने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट रूप से जनता पार्टिसिपेट करती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब समझे तो भारत में कैसी डेमोक्रेसी है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्य करता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्य करता है क्या? दोनों जगह डेमोक्रेसी है, जनता दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन होता है जनता का इतना ज्यादा होता है कि संसद में बिल कौन सा पेश करना है या फिर क्या क्या उसमें नियम कायदे कानून ऐड करने हैं उसके लिए भी जनता से रेफरेंडम करवाया जाता है। एक ये भी खूबी होती है रेफरेंडम, ठीक है, किसी भी बिल पर जनता की सहमति या असहमति को पूछा जाता है। ओके, चलो, डेमोक्रेसी हो गई क्लियर। आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी के बाद आपका आता है अगला वर्ड रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। रिपब्लिक, ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखो, लोकतंत्र का मतलब हमने समझ लिया कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर संसद में बिठाती है और फिर वो आपके लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। लेकिन गणतंत्र रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है
कि राष्ट्र का प्रमुख इलेक्टेड होगा, ठीक है, चुनकर आएगा। जब हम बात करते हैं ना डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इंग्लैंड में भी है और इंडिया में भी है, ठीक है, डेमोक्रेसी इंग्लैंड में भी है और इंडिया में भी है। लेकिन इंग्लैंड में कैसे डेमोक्रेसी है? इंग्लैंड में आप देखोगे यहाँ पर मोनार्क सिस्टम, मोनार्की चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हेड है प्रेसिडेंट वो इलेक्ट होके आता है। इलेक्ट होके आता है, ठीक है। मोनार्क का मतलब क्या है कि यहाँ का जो प्रमुख होता है राजा या रानी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर शाही परिवार चलता है हमेशा। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, किस टाइप के इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जनता खुद नहीं चुनती, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है वो प्रतिनिधि आपका प्रेसिडेंट चुनेगा, ठीक है। तो गणतंत्र का सीधा सा मतलब क्या है कि जिस देश का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इलेक्शन के थ्रू आता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। इंडिया के साथ साथ आपका यूएसए में भी रिपब्लिक कह सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड को हम रिपब्लिक नहीं कह सकते, ठीक है। वहां पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन रिपब्लिक नेशन नहीं है, तो इसका मतलब होता है आपका रिपब्लिक, जहां का अध्यक्ष या फर्स्ट जो सिटीजन है वो चुनकर आता है। ओके, चलिए देखो हमने क्या देखा, कुछ हमने शब्द डिसाइड करे थे, शब्द देखे थे। हाँ इधर देखे थे, ठीक है। कौन कौन से? संप्रभुता हमने देख लिया। संप्रभुता क्या होता है कि भारत अपने आप में सुपीरियर है, कोई भी डिसीजन ये खुद ले सकता है, किसी और नेशन की नहीं चलेगी। ओके, समाजवादी का मतलब क्या है कि हमारे अंदर समाजवादी गुण है, यानी कि हम जनता की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। लेकिन भारत ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई है? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। लोकतंत्र हमने देख लिया कि भारत की जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है। और गणतंत्र हमने देख लिया, गणतंत्र का मतलब कि भारत का जो प्रमुख है वो इलेक्शन के थ्रू आता है। लेकिन इंडिया में कैसे इलेक्शन होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वहीं यूएसए में कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट चुनकर आता है, ठीक है। ये वाले वर्ड्स हो गए। आगे देखो, आगे हमने देखी थी कुछ चीजें, इसके अलावा प्रस्तावना पे चलते हैं, एक एक वर्ड हमको क्लियर करना है, ठीक है। हाँ, प्रस्तावना पे देखो। आगे नेचर हमने समझ लिया पूरा, संप्रभुता क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, ठीक है। अब हमको देखनी है ये तीन चीजें, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, और बंधुता। ये क्या क्या होता है? न्याय हमने कितने प्रदान किए हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता हमने दी है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमने प्रदान की है, और फ्रेटर्निटी हमको प्राप्त हुई है, यानी कि बंधुता, ठीक है। चलिए हाँ, भारत में न्याय, ठीक है, यानी कि जस्टिस। कितने टाइप के जस्टिस है? 3 टाइप के जस्टिस है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और तीसरा राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमको प्रदान किया गया है। सामाजिक का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति में धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा सामाजिक न्याय है, यानी कि सामाजिक रूप से
हम किसी भी तरीके के भेदभाव को सहन नहीं करेंगे। ओके, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले के टाइम पे आपने जब देखा होगा कि जाति बहुत मैटर करती थी, धर्म और जाति। ठीक है, अगर कोई निचली जाति से बिलोंग करता है तो उसके लिए हर चीज अलग बनाई जाती थी, सड़कें अलग होती थी। ठीक है, यहाँ तक कि जब कोई निचली जाति का व्यक्ति किसी भी मोहल्ले से गुजरता था तो ढोल या नगाड़े बजाते हुए या थाली बजाते हुए गुजरता था, ताकि बाकी के लोग छुप जाए, अपने घरों में चले जाएं। ठीक है, ताकि वो उसके स्पर्श से मैले ना हो सके। ओके, उनके कुएं अलग होते थे पानी पीने के। ठीक है, ये सारी चीजें अलग होती थी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके के भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हमने सामाजिक न्याय दिया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज है सामाजिक के बाद? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय आर्थिक रूप से किस प्रकार के न्याय है कि सभी को धन संचय करने का, धन को कमाने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पूंजी किसी एक ही वर्ग, स्पेशली एक वर्ग के हाथों में हो। जैसे कि पहले के टाइम पे आप देखते होंगे जमींदार होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे। ठीक है, उन्हीं के हाथों में सारी संपत्ति होती थी। ठीक, और बाकी का जो तबका है, जो निचला तबका है, वो बहुत गरीब होता था। ठीक है, उसके हाथ में कोई धन संपदा दी नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पर आर्थिक न्याय आपको प्राप्त है। आप किसी भी नौकरी में आप दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, आप हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं जो भी सरकार आपको प्रोवाइड करवा रही है, और आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है। आपकी जाति या धर्म या किसी भी वर्ग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे है राजनीतिक। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको सभी सरकारी नियोजन या फिर दफ्तर, ऑफिस, सभी वर्ग के लोगों के लिए खुले। लोगों के लिए खुले। ठीक है, अगर आप में काबिलियत है तो आप राजनीतिक पद प्राप्त कर सकते हो। आप संसद में भी जाके बैठ सकते हो, आप राष्ट्रपति भी बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। सबसे बेस्ट उदाहरण इसका आज के टाइम की जो अपनी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, एक आदिवासी है, ओडिशा से आती हैं। ठीक है, और वो एक सरकारी टीचर थी, और सरकारी टीचर से लेकर आज देश की राष्ट्रपति का पद उन्होंने संभाला है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है आप सरकारी किसी भी ऑफिस में अपना पद प्राप्त कर सकते हो मेहनत के दम पे। ओके, आपसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। चलिए, ये तो हो गए न्याय। कितने? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमको न्याय प्रदान किए गए। नेक्स्ट है आपकी स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमको दी गई? स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी। चलिए, हमने देखा था कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। देखो, हम चलते हैं आपके सीधा प्रेम्बल। ठीक है, यहाँ देखो, विचार करने की आपको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 1 2 3 4 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। ये प्रकार आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट
कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहली स्वतंत्रता विचार की, ठीक है, अभिव्यक्ति की, धर्म, विश्वास और उपासना, यानी कि पूजा अर्चना। ठीक है, वर्शिप आप कर सकते हो किसी की भी, विश्वास है ना, आपको बिलीव, नेक्स्ट फेथ, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, विचार, थॉट्स की आजादी है, आप कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, आप अपने चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी आपने सोचा है, लेकिन ये तब तक ही आपके पास अधिकार जब तक आप दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट धर्म, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास, आप विश्वास किसी भी धर्म पे कर सकते हो, किसी भी देवी देवता पे। उपासना, आप उनकी जिन पे आप विश्वास कर रहे हो उनकी आप वर्शिप या पूजा भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्वतंत्रता नहीं भूलनी है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता आपके पास प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके प्रेम्बल में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, 3 प्रकार के न्याय देख लिए, 5 प्रकार के हमने क्या देख ली, स्वतंत्रता देख ली। अब 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, ये हम देखते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चलिए, इक्वलिटी, कितने प्रकार की है, पहली प्रतिष्ठा, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, अवसर, ठीक है, आपको आपका स्टेटस चुनने के अधिकार की समानता है। ठीक है, आपको प्रतिष्ठा के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अवसर, अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको सभी चीजों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हो तो आपको अवसर सबको दिए जाते हैं ना, फॉर्म सबके लिए खुले होते हैं, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो मेहनत करेगा वही उसमें सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर अवसर आपको समान रूप से दिए जाएंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की आपको समानता दी जाती है। जैसे अवसर में आप बात करेंगे, जैसे कि आर्टिकल 39 है। ठीक है, ये क्या प्रदान करता है, ये समानता प्रदान करता है, किसकी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर 2 लोग एक ही जैसे काम कर रहे हैं, मतलब एक ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ और कोई एक और टीचर है वो भी क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का ही काम कर रहा है, तो हमारे पे में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पूरी समानता है कि आपको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 39 पहले से कहता है, और आर्टिकल 39 किसमें है, डीपीएसपी में है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, पॉलिटी में ही। तो ये वाली चीजें, प्रतिष्ठा और अवसर की सबको समानता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगली चीज थी आपकी फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुता। फ्रेटर्निटी, बंधुता। ठीक है, बंधुता के लिए कौन कौन सी चीजें आपको प्रेरित करती है। संविधान में एक विशेषता है जिसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता प्रमोट करती है सबसे ज्यादा आपकी बंधुता, कि ना तो आप राजस्थान के निवासी है, ना ही आप मध्य प्रदेश के निवासी है, ना ही आप हरियाणा के निवासी, आप किसके निवासी है, आप निवासी है भारत के। ठीक है, और भारत के निवासी सारे आपस में भाई भाई हैं। तो भाईचारे को प्रमोट करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, और जब भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा तो साथ ही साथ क्या होगा, इंटीग्रिटी बढ़ेगी हमारी, यानी कि एकता, एकता बढ़ेगी या अखंडता बढ़ेगी। ठीक है,
भारत को कोई तोड़ नहीं पाएगा, अखंडता। अब ये वाला वर्ड भी बाद में ऐड किया गया था, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कितने वर्ड्स हो गए आपके, सारे वर्ड्स हो गए लगभग, हमने सभी कवर कर लिए हैं जो भी आपके प्रस्तावना में आते हैं, ठीक है। न्याय हो गया 3 प्रकार का, स्वतंत्रता हो गई 5 प्रकार की, समानता हो गई 2 प्रकार की, और एक आपकी हो गई एकता, फर्टिनिटी हो गई, ठीक है। और अखंडता इंटीग्रिटी हो गई। अखंडता मतलब कि कोई देश को तोड़ ना पाए, अखंडता का मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य शामिल है वो कभी भी भारत से अलग होने का विचार अपने दिमाग में ना लेकर आए, अलग होने की स्वतंत्रता उनको प्राप्त नहीं है। हम क्या है, सभी भाई भाई और आपस में अखंड है, ठीक है। ये वाली चीजें हो गई है। डेट हम देख चुके हैं 26 नवंबर 1949 को। अब एक डिबेट आती है, ठीक है। प्रस्तावना को लेकर एक डिबेट छिड़ी थी, और वो डिबेट कौन सी थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, संविधान का भाग है या फिर नहीं, ठीक है। कुछ केसेस आए थे हिस्ट्री में, उन केसेस ने डिसाइड किया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखो प्रस्तावना में चीजें क्या है, प्रस्तावना में चीजें वही हैं जो हमारे संविधान में है, ठीक है। संविधान का एक छोटा रूप ही तो प्रस्तावना है ना, कि एक थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि आप प्रस्तावना के पेज को पढ़कर पता लगा सकते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस प्रकार का है, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस आया था, एक केस आया था बेरूवाड़ी संघ, ठीक है। बेरूवाड़ी यूनियन केस आया था 1916 में। इसने क्या बोला था, इसने साफ मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अलग। क्योंकि देखो जब पूरा संविधान बन गया था उसके बाद हमने प्रस्तावना बनाई, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, किस पे आधारित था प्रस्तावना, हमने कल वाले लेक्चर में भी देखा था कि हमारी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। पेश किया गया था, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है आपका, ये क्या है, आपकी प्रस्तावना का आधार है, ठीक है। प्रस्तावना का आधार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार बन चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि प्रस्तावना का आधार इनमें से किसको माना जाता है। तो आपका साफ आंसर होना चाहिए उद्देश्य प्रस्ताव। किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था, 13 दिसंबर, यानी कि संविधान सभा की जो तीसरी मीटिंग थी उसमें प्रस्तुत किया था, ठीक है, 1946 में। चलिए, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये किसने बोला, बेरूवाड़ी संघ 1960 में कहा गया। क्यों, क्योंकि प्रस्तावना को ऐड भी बाद में किया गया, पहले पूरा संविधान बना लिया गया, उसके बाद प्रस्तावना को ऐड किया गया था, ठीक है, प्रस्तावना बनाई गई थी। चलिए, अच्छा, इसमें बोला गया कि भाग नहीं है, संविधान के लिए क्या बोला गया कि संविधान में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, आपको जरूरत पड़ती है तो सुधार कर सकते हो, लेकिन प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं बताया गया। तो मतलब क्या है कि भाग नहीं होने के कारण, बेरूवाड़ी संघ केस में कहा गया, भाग नहीं होने के कारण प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 368। संविधान में कुछ भी अमेंडमेंट करना हो तो आर्टिकल यही आता है। इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि आपको संशोधन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या नियम लागू होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आर्टिकल 368 ही काम आता है जब हमको संशोधन करना होता है, ठीक। 1960 का बेरूवाड़ी संघ हो गया आपका क्लियर। अब आता है 1973, यानी कि 1973। 1973 में केस आता है केशवानंद भारती केस, ऐतिहासिक केस है। अब तक
की सबसे बड़ी जो संवैधानिक बेंच बैठी थी वो केशवानंद भारती केस में ही बैठी थी। 13 जज थे इसमें, ठीक है, और इसके द्वारा जो भी फैसले दिए गए हैं वो आज तक मान्य हैं। जब तक इससे बड़ी बेंच नहीं बैठेगी और फैसलों को चेंज नहीं करेगी तब तक इसी के फैसले लागू रहेंगे। ओके, तो 1973 में केशवानंद भारती केस ने क्या बोला कि संविधान का आंतरिक पार्ट है, इंटरनल प्रस्तावना, ठीक है, संविधान का आंतरिक यानी इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट। अब देखो संविधान का पार्ट बता दिया गया, यानी कि अब संशोधन के भी लायक बताना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या बोला, अब संशोधन कर सकते हैं हम प्रस्तावना में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, संशोधन आप कर सकते हो, ठीक है, संविधान में संशोधन हमने अलाउ किया है, संशोधन कर सकते हो, लेकिन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा संविधान का, उसको आप नहीं बदल सकते, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। अब आगे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो तो बताओ, मूल ढांचा क्या है संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बता देंगे, केस बाय केस बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग चाल चली अपनी। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इस कारण से प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो एक ही बार किया गया। कितनी बार किया गया, एक बार। कब किया गया, 1976 में, जिसको हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कितने वर्ड जोड़े गए थे, 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से हमने देखा, एक तो आपकी है अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी, दूसरा है सोशलिस्ट समाजवादी, और तीसरा है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। 3 वर्ड आपके जोड़े गए थे जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रस्तावना की पूरी कहानी। आपको प्रस्तावना का एक एक वर्ड याद होना चाहिए। एक बार और सुन लेना कि प्रस्तावना में आपसे काफी बार डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जैसे संप्रभुता के बाद कौन सा वर्ड आता है, पंथ निरपेक्ष से पहले कौन सा वर्ड आता है, लोकतंत्रात्मक से पहले कौन सा आता है। तो इनके मीनिंग और इनके सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। मैं तो कहूंगी पूरी प्रस्तावना आप याद कर लेना, चाहे आपकी इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, आपको याद जरूर करनी है, ठीक है। और याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले भारत का नेचर याद रखो, ठीक है, उसके बाद भारत ने जो भी हमको चीजें प्रोवाइड करवाई है, जैसे कि न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समता कितने प्रकार की है, ठीक है, ये आप याद कर लो, पूरी प्रस्तावना याद हो जाएगी। बस यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है, एकता और अखंडता। बाकी जो 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड थे जो जोड़े गए थे, या फिर कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था, ठीक है, उनका मतलब सब आपको याद रखना है। ओके, तो ये था आपका प्रस्तावना वाला चैप्टर। आगे अगले चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे आपका भाग 1, ठीक है। ये संविधान के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है, हम भाग 1 से शुरू करेंगे। हमने देखा था संविधान में भाग कितने हैं, अब टोटल 25 भाग, ठीक है, और स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में 22 थे। उनमें से हम संविधान का पहला भाग कल शुरू करेंगे, संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि भारत और उसकी टेरिटरी। हम देखेंगे कि भारत देश कैसा है और भारत की टेरिटरी कहाँ कहाँ तक फैली हुई, ठीक है, वो सारी चीजें हम शुरू करेंगे भाग 1 और अनुच्छेद 1 से, ठीक है। तो प्रस्तावना वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।